2022 में कौन सी सरकार को आप और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री देखिए, मेरे हिसाब से इस राज्य में भाजपा से अभी बहुत नाराज़गी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ी है और साथ में किसान आंदोलन में हम देख ही रहे हैं किस तरीके से एक रोष है। और ये मतलब चाहे वो जाट किसान हो, हिंदू किसान, किसी भी बिरादरी का हो, उनमें वही रोष है जो मुस्लिम किसानों में है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति 2013 में यहाँ बहुत बड़े स्तर पर हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से भाजपा के खिलाफ जो भी मजबूत लोगों को एक उम्मीद नज़र आएगी, उसकी तरफ जाएंगे लोग। तो योगी या अखिलेश? मतलब अगर योगी के खिलाफ अखिलेश ही सबसे बड़ा मजबूत ऑप्शन है तो अखिलेश। और मतलब मेरे ख्याल से योगी राज जो 5 साल बिल्कुल एक जंगल राज चला है, उसको किसी ना किसी रूप में कुछ भी करके ख़त्म करने की ज़रूरत है। नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, किसानों को अपने अधिकारों की ज़रूरत है। उसके लिए फिर मेरे ख्याल से अभी जो आप कह रहे हैं अखिलेश ही सबसे मजबूत है, तो लोग अखिलेश, और उम्मीद है कि अखिलेश और यहाँ पर पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के साथ इनका गठबंधन बनेगा, तो वो एक मजबूत गठबंधन साबित भी होगा। योगी सरकार ने अपराध के मामले में कितना कार्य किया है अपराध को मिटाने में? देखिए, अपराध की अगर हम बात करें और जो महिलाओं पर खास करके जिस तरह का शोषण होता है, अपराध होता है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई है इस बार कि जो महिलाओं पर शोषण कर रहे हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप हैं, उनके समर्थन में रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोग सड़क पर आ रहे हैं। उनके समर्थन में जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप है, उसके समर्थन में लोग आ रहे हैं। अभी हमने देखा ब्लॉक डेवलपमेंट के जब ब्लॉक के जो चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी की एक महिला की कपड़े बीच सड़क पर खींचे गए भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो इस तरह की घटिया बदसलूकियां जो महिलाओं के साथ हुई है, जहां पर अगर आप देखेंगे जब हाथरस में एक नौजवान युवती के साथ जिस बर्बरता के साथ उसको मारा गया, उसके साथ जो उसके साथ बदसलूकियां हुई, उसके बाद हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री उस चीज़ को लेकर मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, थोड़ी सी संवेदनशीलता कम से कम दिखाएंगे। लेकिन उनसे जब कोई फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मैं फ़लाने ज़िले से हूँ, तो कहते हैं अरे ये तो बड़ा ख़तरनाक ज़िला है, हंसने लग गए। तो जो एक निम्न संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति जो हम उम्मीद कर सकते हैं एक मुख्यमंत्री से, वो निम्न संवेदनशीलता भी नहीं है इनमें। कि अगर एक भाई किसी आपके पार्टी में किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, आप उसको पार्टी से निकाले ना निकाले वो तो बात की बात है, कम से कम उसके समर्थन पे लोग सड़कों पर तना आ जाए। तो कानून व्यवस्था तो आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए क्या स्थितियां बन गई हैं 5 सालों में, सोच सोच के डर लगता है। कोरोना की बीमारी को ख़त्म करने के लिए किस तरह से कार्य किए गए, क्या मानते हैं? अच्छे कोरोना को ख़त्म किया गया है या इसमें विफल रही है? मैं आपसे आप पत्रकार हैं, मैं आपको एक राय दूंगा। सिर्फ शामली ज़िले के हर गाँव में घूम लीजिए, कैमरे पर ना पूछेगा कि हो सकता है लोग कैमरे पर कहने से घबराएं, क्योंकि कुछ लोगों ने बेचारों ने कैमरे पर बयान दिए कि हमको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला टाइम पर, तो उनके ऊपर ही केस कर दिया योगी सरकार ने। मैं आपको एक राय दूंगा, आप कैमरा बंद करके लोगों से बात करिए। कम से कम हर गांव में, यहाँ पर हर गांव में कम से कम 15 मौतें हुई हैं। हर गांव में कम से कम 15 से 20 मौतें हुई हैं कोरोना के दौरान। ऑक्सीजन की बोलियां लग रही थी अस्पताल के अंदर। हालात ये हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ किसान आंदोलन हटा दो क्योंकि कोरोना है। इनको शर्म नहीं आती? अब पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियाँ करी, पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, और आज किसान अपने अधिकारों के लिए वहाँ बैठ रहे, तो कह रहे हैं वहाँ से हट जाओ। वो कह रहे हैं हम हट जाएंगे, हम कल ही हट जाएंगे। हमने क्या कहा, 3 कानून हटा दो, हम हट जाएंगे। और क्या बोल रहा है किसान? भाई जो कानून हमें नहीं चाहिए, हमसे बिना पूछे हम पर कैसे थोप रहे हो आप? साफ है, आप वो कानून पढ़िए, इतना डर लगता है ये कानून आ जाएंगे। किसान वैसे ही इस देश का लाचार हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा रातों रात। उनका तो कहना है ये फ़ायदेमंद है कानून के लिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक कानून है एसेंशियल मैं तो किसानों की भी बात छोड़ दीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, आप उसको पढ़िए ज़रा। एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट जो बंगाल में जो वो आया था, बंगाल में फेमिन आया था लगभग 100 साल पहले या उससे थोड़ा पहले, उस फेमिन में कम से कम कुछ 10-15 लाख लोग भूख से मरे थे। और वो फेमिन क्यों था? इसलिए नहीं था कि खाने की या उत्पाद की कमी थी, क्योंकि जो बड़े बड़े वहाँ उस वक्त पूंजीपति थे, उन्होंने अपने भंडारे में सारा खाना दबा दिया था और लोगों तक खाना पहुँचा नहीं था ताकि उसके रेट बढ़ा सके खाने के। कालाबाजारी जो हुई थी इस स्तर पे, उस कालाबाजारी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बना था कि इन चीज़ों को आप अपने भंडारों में नहीं रख सकते हैं एक हद से ज़्यादा, ठीक है। आज उस कालाबाजारी को जायज़ किया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब तक 200% से ज़्यादा किसी चीज़ का दाम नहीं बढ़ेगा, तब तक इन पर कोई
उस पूंजीपति पर कोई इस पर कोई दबाव नहीं है या उस पर कोई वो अनिवार्य नहीं है कि उस सामान को वो मार्केट में उतारे। इसका मतलब गरीब से गरीब आदमी भूख से मर जाएंगे। ये हालात, इस तरह के कानून बनाए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ किसान छोड़िए भाई साहब, किसान हो, मजदूर हो, कोई गरीब इंसान हो, आप उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए निकले हुए हैं इस कानून से। सच्चाई ये है कि इनके पास कोई इस तरह की नीतियां जब लागू करनी होती हैं, कोई इनके पास ये पूरी तरह से अंबानी अदानी के हाथ में इस देश को बेच रहे हैं। और अगर ये अदानी अंबानी के हाथ में ये कानून को बेचना है, मतलब आप ये देखिए, एक कानून है जिसमें बोला जा रहा है कि किसान जो है, अगर उसके पास कोई मतलब किसी चीज़ पर अपने जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उस पर कोई विवाद हो जाए तो किसान कोर्ट तक नहीं जा सकता। एक आप ऐसा कानून ला रहे हो जहां पर आप किसान से कोर्ट जाने का उसका हक अधिकार छीन रहे हैं। छोटे से छोटे इंसान पर आज टैक्स लग जाता है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति आज अपने वहां पर कह रहे हैं मंडी प्राइवेट लगा सकते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बड़ी कमाल की बात है भाई साहब। एक तरफ सरकार कह रही है पैसा नहीं है हमारे पास, दूसरी तरफ पूंजीपतियों से आप टैक्स नहीं ले रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन कर्जा माफ़ी के लिए पैसा नहीं है आपके पास। ये हालात बन गए हैं। तो ये अगर किसानों के भले की बात है तो भाई साहब ऐसी भलाई तो किसी किसान को ना में चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक और कानून बनने जा रहा है जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, 2 बच्चों का कानून। से आप कैसे देखते हैं? मतलब यही है कि इनके पास कोई कानून या कोई इनके पास मुद्दा रहता नहीं है तो ये हिंदू मुस्लिम पर सब कुछ चीज़ को ले आते हैं। अब आप इस कानून को भी ध्यान से पढ़ें, इसको देखें तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, ये दलित विरोधी भी है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय से बहुत सारे दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्मों में भी गए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये, और आप पढ़िए, उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसका क्लॉज है कि वहाँ पर ये रोक रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, ये जो 2 बच्चे का जहाँ तक सवाल है, ये कह रहे हैं, इनका कहने का कुल मिला के मतलब इनका पूरा अंदेशा यही है कि भाई मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक चीज़ होती है जहाँ पर लोगों के पास अपनी निम्न चीज़ें जो हैं, चाहे वो राशन हो, शिक्षा हो, घर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी हो, तो वहाँ पर ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की होती है खुद कम हो जाती है। अगर आप केरला में जाएंगे, देश की एनुअल ग्रोथ रेट मेरे ख्याल से अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.3 है। वहाँ पर केरला में जाएंगे तो केरला के मुसलमानों की 1.9 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस अच्छे हैं। जहाँ पर आप अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी सरकार की तरफ से, या सरकारी स्कूलों की हालत देखिए आप, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो जनसंख्या खुद नीचे आती है। और जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं आम तौर पर वहाँ पर गुर्बत या गरीबी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हालात ये है, बोल रहे हैं कि जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको हम सरकारी नौकरियों से वंचित करेंगे। मतलब जहाँ गरीबी है आप और गरीबी वहाँ पर पैदा कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा विकास का काम करने की ज़रूरत है। आप उल्टा कर रहे हैं इस कानून के हिसाब से। तो ये जनसंख्या नहीं आप उससे कम कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव आने से समय तक यहाँ बेहुदी इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और ये माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या कम करनी है। भाई साहब बहुत सारे, केरला जाइए, तमिलनाडु जाइए, वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस देखिए, वहाँ पर सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए। वहाँ पर इंसान अब मतलब ठीक ठाक पैसे वाला इंसान भी प्राइवेट अस्पताल नहीं जाता है, कई लोग अपने बच्चों को भी सरकारी अस्पताल जाते हैं। आप इस तरह की सुविधाएं तैयार करें, आप इस तरह की मतलब लोगों को रोजगार की सुविधाएं दें, ये सुविधाएं दें, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, महिलाओं की शिक्षा पर काम करें, महिला ये सब तो आपको करना नहीं है। इस सब के लिए तो हमने देख लिया महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या हो रहा है। जहाँ महिला सशक्तिकरण होती है वहाँ पर जनसंख्या जो जिस रफ्तार से बढ़ रही है खुद कम होती है। वो सब तो करने का इनका कोई इरादा नहीं है, तो कहाँ से? जहाँ कुकिंग गैस 850 रुपये हो गई है अभी, और मतलब 850 रुपये एक, मतलब आप सोचिए घर की महिलाओं पर किस तरह का दबाव है आज। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इन चीज़ों के दाम बढ़े, तो ठीक है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो यही होगा, कभी भाई 2 बच्चों का कानून बनाएंगे, कभी धर्म परिवर्तन का कानून बनाएंगे, यही बचा है इनके पास। मान लिया जाए योगी सरकार विफल रही, भाई इसमें पूछने की क्या बात है? आप घूम लो, उत्तर प्रदेश घूम लो, कह रहे थे गड्ढा मुक्त, और कुछ नहीं तो सड़क ही ठीक कर लेते। भाई साहब ये बाहर का ही हाईवे देख लीजिए, स्टेट हाईवे, हालत क्या है? एक्सप्रेस वे ही बनाएंगे क्या? जो यूपी के अंदर जो आदमी स्टेट हाईवे पर चलता है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है क्या? सिर्फ बड़े पूंजीपति जो बड़े एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ियों से उन्हीं के लिए सुविधा है क्या? जो आम इंसान जिन सड़कों पर चल रहा है, मंडी तक अपना, जहाँ पर जो किसान अपना जिस पर लेकर जाता है, मजदूर जिस सड़क पर चलता है, वो भी सड़कें भी ठीक कर दो भाई साहब। गड्ढा मुक्त का वादा किया था,